हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 15th ऑफ नवंबर 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे खबर देखते हैं। होलसेल प्राइसेस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। तो जो होलसेल प्राइस है डब्ल्यूपीआई है, इट रिफ्लेक्ट्स एन इन्फ्लेशन ऑफ -0.252% फ्रॉम -0.26% इन सितंबर। तो जो फूड इंडेक्स है वो अप हुआ है जरूर 1.07% से अक्टूबर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है ना। और जो फूड प्राइसेस हैं वो सिक्वेंशियली 1% जो अप रहे हैं सितंबर के कंपैरिजन में। जो डब्ल्यूपीआई है वो डिफ्लेशनरी मोड में रहा है फॉर द 7th मंथ इन अ रो इन अक्टूबर। तो पिछले 7 महीनों में लगातार जो है वो डिफ्लेशनरी जोन में ही देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो जो डब्ल्यूपीआई है इट वाज अप 0.4% इन अक्टूबर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं, यस, गवर्नमेंट स्टार्ट्स ड्राइव टू स्प्रिंकल वाटर अक्रॉस सिटी टू कप पोल्यूशन। तो जो मोबाइल स्मोक एंटी स्मोक गन्स है उनका यूज किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि जो पोल्यूशन हॉट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे जो है बेसिकली ये स्प्रिंकलिंग जो है वो की जा सके। तो एक्यूआई के बारे में आपको एक तो याद रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे एक्यूआई जो है मेजर किया जाता है, उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं। दूसरा, जो एक्यूआई की रीडिंग है वो कैटेगराइजेशन कैसे होता है। तो 0 से 50 तक की वैल्यू पे जो है गुड कंसिडर किया जाता है एयर क्वालिटी को। 51 से 100 को सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 मॉडरेट, 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर, और 401 to 450 सीवियर, और 451 to 500 जो है वो सीवियर प्लस वाली कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाता है। तो ये आपको एक्यूआई के बारे में याद रखना है। आगे देखते हैं। यस, एडिटोरियल पे मूव करते हैं। ब्रिज टू नोवेयर, इंडिया शुड बी फोर्सफुल इन आर्टिकुलेटिंग इट्स पोजीशन इन गाजा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है गाजा वाले इशू पे, वो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, उसको एम्बिग्यूटी में नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ने जो है जो पिछले 6 एनुअल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हुए हैं जो यूएन जनरल असेंबली में 4th कमेटी के लिए, जिसने बेसिकली क्रिटिसाइज किया था इसराइल को फॉर इंक्रीजिंग सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसमें से 6 में से 5 में जो है इंडिया ने फेवर में वोट किया है। ठीक है ना। और एक में जो है इंडिया एब्सटेन रहा है वोटिंग में। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है वोट को, ओरिजिनल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था अक्टूबर में, इंडिया ने ये बोला था कि इट कुड नॉट वोट फॉर अ रेजोल्यूशन दैट डिड नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन ऑफ अक्टूबर 7 अटैक्स बाय हमास। लेकिन ये 6 के 6 रेजोल्यूशन में ही इनमें कहीं भी जो है एक्सक्लूसिव एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन तो किसी में भी जो है मेंशन नहीं किया गया, ना ही जो ये बात की गई है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो इसराइल ने राइट्स का वायलेशन किया है। ठीक है ना। तो ओथ ने ये कहा कि सारे के सारे रेजोल्यूशन लगभग आइडेंटिकली थे। ठीक है ना, इंक्लूडिंग दिस 4th कमिटी डेलिब्रेशन। और ना ही इंडिया ने या किसी और कंट्री ने जो है इन ये जो डेलिब्रेशन है इनमें कोई या रेजोल्यूशन उनमें कोई अमेंडमेंट जो है वो बताया है। ठीक है ना। तो जहाँ पे हर एक दिन एक तरह से काउंट हो रहा है, वहां पे जो है जो ये हमारा स्टैंड है, ठीक है ना, जहाँ पे हम एक डिफरेंस जो है वो बना नहीं पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो है मतलब हमें अनविलिंगनेस जो हमारी है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि बेशक गवर्नमेंट ये जरूर है दिखा रही है कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्टैंड है जो हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कोज के लिए या टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, वो अभी भी है, जो कि हमने अभी जो इंडिया यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी उसमें भी रीअफर्म किया था। लेकिन और साथ ही साथ जो इंडिया का स्टैंड है वो इसराइल के लिए भी है कि जो टेरर अटैक होता है उस पे भी हम जीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाते हैं। तो ये हमारा स्टैंड जरूर है। लेकिन इसराइल के एक जो इसराइल ने जो बिगेन किया था रिप्राइजल मतलब काउंटर अटैक किया था, उसके 1 महीने बाद भी जो है जो गवर्नमेंट है इट मस्ट एक्सप्लेन इट्स पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जरूरी है कि हम अपना स्टैंड जो कॉन्फ्लिक्ट में दिखाएं। इंडिया कुड प्ले अ रोल इन एलिवेटिंग द सिचुएशन, और ऐसे टाइम पे जहां पे सिचुएशन को सही करने में, सिचुएशन को एलिवेट करने में इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है, ऐसे टाइम पे स्टैंड लेना जरूरी है। क्योंकि इंडियाज वॉइस वंस नोन फॉर बीइंग फोर्सफुल एंड बैलेंस ऑन सच इश्यूज मस्ट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपीडिएंट साइलेंस। तो जो इंडिया की वॉइस है उसको साइलेंस से जो है वो नहीं रिप्लेस करा जाना चाहिए, ऑथर ये सजेस्ट करें। सर्च एंड सीजर अनफेटर्ड पावर टू सीज डिवाइसेस थ्रेटन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है टू द यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रेम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स with regard to the seizure of their digital devices, it is a timely first step। इसको बताया ऑथर ने कि बहुत अच्छा जो है फर्स्ट स्टेप लिया गया है, टाइमली लिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि if a journalist communication devices can be seized and their data examined on the flimsy grounds of allegations, it compromises sources and impedes news professionals ability to do their job। उनकी जो काम करने की एबिलिटी है, क्षमता है, उनके जो सोर्सेज है उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है ये। ठीक है ना।
It impinges on the freedom of the press and also strikes at the right to livelihood of journalists as digital devices have become the critical tool of profession। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में अगर देखेंगे तो जो उनके डिजिटल डिवाइस है वो उनके क्रिटिकल टूल है उनके प्रोफेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उनको अगर सीज कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं और उनको नहीं दे रहे, तो उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है वो भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि गाइडलाइंस मस्ट एंश्योर दैट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट परमिटेड टू सीज और सर्च डिवाइसेज विदाउट अ प्रायर जुडिशियल वारंट। बिना प्रायर जुडिशियल वारंट के आप उनको सीज या सर्च नहीं कर सकते हैं। और क्लियरली लेइंग आउट द इंफॉर्मेशन दैट द एजेंसी एक्सपेक्ट टू फाइंड, और उनको क्लियरली ले आउट करना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन वो जो है वो एजेंसी वो फाइंड करना चाहती है, रादर देन ऑथराइजिंग एन अनलिमिटेड फिशिंग एक्सपीडिशन। अनलिमिटेड उनको पावर नहीं दे सकते कि आप कुछ भी जो मर्जी चाहे वो आप उसमें खंगाल लेंगे। फिर ये भी सजेस्ट किया कि जो जर्नलिस्ट हैं दे मस्ट नॉट बी फोर्स्ड to incriminate themselves or their sources by being compelled to provide passcodes और biometric data, कि उनको आप फोर्सफुली जो है उनको ये बोलें कि आप पासवर्ड बताइए या बायोमेट्रिक डाटा बताइए जिससे कि उनके जो डिवाइसेज है उनको खोला जा सके। आप उनको ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकते। फिर गाइडलाइन जो है उसमें ये भी होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स टू सेफगार्ड द डिवाइसेज एंड डाटा, जो आपने डिवाइस या डाटा सीज किया है, सर्च किया है, सीजर किया है, उसको सेफगार्ड करने के भी प्रोटोकॉल होने चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो लीक नहीं होगा, ना वो टेम्पर होगा या किसी थर्ड पार्टी को जो पास नहीं किया जाएगा, और जो डाटा इररिलेवेंट है इन्वेस्टिगेशन से वो डिलीट कर दिया जाना चाहिए टाइमली मैनर में। तो ये तीसरा जो है गाइडलाइंस में सजेशन होना चाहिए, मतलब ये सजेस्ट किया है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होने चाहिए जो अलाउ करें फॉर द क्लोनिंग ऑफ ए डिवाइस, डिवाइस की क्लोनिंग करने के लिए अलाउ करें ताकि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम जो है कर सके। क्योंकि अगर आप उनका मान लो सीजर कर लिया आपने उनके डिवाइस को और आपने उसको रख लिया बहुत लंबे समय तक के लिए, अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 2 साल 3 साल के, तो वो उतने टाइम के लिए काम कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो उनके उसकी क्लोनिंग कीजिए, आपको जो डाटा चाहिए आप क्लोन कर लीजिए डिवाइस को, उसके बाद उनका डिवाइस उनको वापस कर दीजिए। फिर ये भी बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिवाइस एट द टाइम ऑफ सीजर टू ensure that incriminating material is not planted on it during the investigation process। और ये भी आपको देखना है कि जब आप सीजर कर रहे हैं तो ये इंश्योर करना है आपको कि उनका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो आपने सीजर किए हैं, और जो जो मटेरियल है कोई वो मटेरियल जो आपने इंक्रीमेंट तो नहीं कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कि वो डाटा उसपे था भी नहीं और आपने उसमें बाद में जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ठीक है ना। अपने डायरेक्टिव में कोर्ट ने जो है ये भी बोला है कि द इंडिकेटेड द नीड फॉर ए बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ही इंटरेस्ट को देखेंगे, आप जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट को भी देखेंगे, उनके राइट्स को देखेंगे, उनके फ्रीडम, उनके राइट टू लाइवलीहुड को भी देखेंगे। द गाइडलाइंस मस्ट बी ड्राफ्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड इन्वॉल्व पब्लिक कंसल्टेंसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो गाइडलाइंस बननी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट मैनर में बननी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए, और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए ताकि जो राइट्स हैं वो एक्चुअली एड्रेस हो सके। कोर्ट रेफर टू द फैक्ट दैट प्राइवेसी इटसेल्फ हैज बीन हेल्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, ये जो है कोर्ट ने रेफर किया है। इंडिकेटिंग दैट दिस इज एन इशू इन्वॉल्विंग ऑल सिटीजंस whose professional and personal lives are increasingly contained in a vulnerable handheld device। जाहिर सी बात है उनके उस डिवाइस में जो डिवाइस सीजर कर रहे हैं आप, उसमें ही उनका लाइवलीहुड भी है, उनके जो उनका प्रोफेशनल उनका जो प्रोफेशनल वो है लाइवलीहुड, वो भी उसी से कहीं ना कहीं डिपेंड है, ठीक है। आगे देखते हैं द बिहार कास्ट सर्वे एंड द सोशल जस्टिस एजेंट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी मान सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है, सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो इन्होंने बेसिकली जो बिहार में जो कास्ट सर्वे कंडक्ट किया था उसके बाद उसको पब्लिश भी किया गया है, तो उसको ऑथर ने यहाँ पे बताया कि 2 स्टेप तो ये इन्होंने बेसिकली अच्छे अच्छे लिए। ये पहले तो सबसे पहले कास्ट सर्वे कराया, उसको पब्लिश कराया, और यहाँ पे जो भी जो गैप था उसको एक तरह से उसने दिखाया, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था कास्ट का वो उसने डाटा ने दिखाया। जो नया कॉन्टेक्स्ट ये है दैट फ्रेम द सोशल जस्टिस agenda in the third decade of 21st century, it demands a response that goes beyond the study of 20th century। 20th सेंचुरी की जो स्ट्रेटेजी थी उससे आगे जाके जो है ये 21st सेंचुरी की जो डिमांड्स हैं और जो रेस्पॉन्स जो डिमांड्स है वो चाहते हैं कि उनको एक रेस्पॉन्स जो है वो 20th सेंचुरी का नहीं, उनको 21st सेंचुरी वाला रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। और ये जो नया कॉन्टेक्स्ट इसके बेसिकली ऑथर ने बताया 4 डायमेंशन। पहला डायमेंशन बताया है कि डिसेंट वर्क देने का, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर आप देखें तो जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है उन्होंने, और जो भी मार्केट एनेबलर्स हैं उन्होंने, आप देखेंगे तो जो सोशल वेलफेयर कैपेबिलिटीज है उनको कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन किया है। क्यों? क्योंकि
हार्ड फैक्ट ये है कि इन सब के होते हुए जो मार्केट फ्रेंडली आपने पॉलिसीज लाए हैं, इनके होते हुए भी या इनकी वजह से जो फॉर्मल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी वो केवल 8% से भी कम जो है जॉब वो ऑफर कर पाया है। 92% जॉब अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इट इज होपलेसली इनएडिकेट, और रिजर्वेशन भी अगर आपने दिया है तो वो भी एक तरह से इनएडिकेट ही दिखाई देता है एज ए मींस ऑफ रिड्यूसिंग कास्ट इक्वालिटी। कास्ट इक्वालिटी को रिड्यूस करने का मींस के रूप में भी वो कम दिखाई देता है, क्योंकि फॉर्मल जॉब्स ही आपकी 8% है, तो आप उसमें भी रिजर्वेशन दे तो कितनी कम ही जॉब्स आपने फॉर्मल सेक्टर में रिजर्वेशन से जो है कास्ट इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए दी है। दूसरा जो है डिसेंट वर्क, जो आईएलओ ने बार बार बोला है कि आपको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क देना है, वो मास लेवल पे जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये पहला बताया है। दूसरा ऑथर ने बोला है कि जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, या जो डिस्टिंक्शन है गवर्नमेंट, पार्टी और इंडिविजुअल लीडर के बीच में, जो बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन यूनियन का, ये अंडरमाइन कहे हुए हैं कहीं ना कहीं इन वेज दैट आर ऑलरेडी हार्ड टू रिवर्स एंड मे सून बिकम इरिवर्सिबल। वो इतनी ज्यादा जो है रिवर्स, इतने ज्यादा जो अंडरमाइन हो चुके हैं कि उनको रिवर्स करना या फिर इरिवर्स या फिर उनको फिर से पटरी पे लेके आना जो है मुश्किल होता दिखाई देता, मतलब इरिवर्सिबल वाली सिचुएशन में वो लगभग पहुंच गए हैं। फिर जो ऑथर ने यहाँ पे बोला तीसरा वो बताया है आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। ये जो डायमेंशंस थे ऊपर वाले, उसके अलावा जो दो हैं वो ज्यादा एक्सप्लिसिटली रिलेटेड है कास्ट से। उसमें पहला जो बताया उन्होंने, मतलब तीसरा वैसे, और तीसरा बताया कि जो विजिबल एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी और पॉलिटी का आज के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज द अराइवल ऑफ एन ओवर्ट एंड एग्रेसिव नॉर्थ इंडियन हिंदू अपर कास्ट हेजेमनी। ऑथर के हिसाब से ये जो है ये इसकी वजह से हुआ है इन द गाइज ऑफ द आइडियोलॉजी कॉल्ड हिंदुत्व। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की गाइज में, भेस में जो है जो एग्रेसिव नॉर्थ इंडियन हिंदू अपर कास्ट वाली हेजेमनी दिखाई दे रही है, वो एक विजिबल एस्पेक्ट जो है हमें दिखाई देता है सोसाइटी में भी और पॉलिटी में भी, ऑथर ने बोला है। तो ये व्यू सबसे पहले तो आप ये सोचिए पर्सनल व्यूज है ऑथर के, तो इनको आप एज सच पर्सनली ही लीजिए। आपको अगर ठीक लगते हैं तो आप उससे एग्री करिए, नहीं लगते हैं तो मत कीजिए, ठीक है ना। तो ऑथर ने हालांकि ये भी बोला कि ये हेजेमनी जो हुई है ये अपने आप में नई नहीं है, ये पुराना भी है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे कंपैरिजन जरूर दिखाया है कि जो अर्लियर अपर कास्ट डोमिनेंस था नेहरू एरा के टाइम पे, इट वोर द गार्ब ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड वाज नाइदर ओवर्ट नॉर एग्रेसिव। लेकिन जो न्यू मोदी एरा वर्जन है या जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है, इट इज द अपोजिट इन ईच ऑफ दीज रेस्पेक्ट। दोनों ही रेस्पेक्ट में वो अपोजिट नजर आती है। We have a violently anti-secular, unappeasably crony capitalist form of dominance that insists not only on one nation, one leader, and one religion, but also on there being one and only one way of being Hindu or even of being Indian। कि कहीं ना कहीं सिर्फ आपने एक ही तरीका बताया कि सिर्फ इंडियन होने का या हिंदू होने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका हो सकता है। तो इस हद तक मतलब आइडियोलॉजी पहुंच गई है, ऑथर ने ये बोला है, ठीक है ना। फोर्थ डायमेंशन जो ऑथर ने बताया वो है मोस्ट चैलेंजिंग जो डायमेंशन है वो ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ऑफ व्यू के पॉइंट से इट हैज टू डू विद द इंटरनल डिफरेंशिएशंस दैट आर नाउ एन अनडिनाइबल रेस्पेक्ट ऑफ एवरी मेजर कास्ट ग्रुप। हर एक मेजर कास्ट ग्रुप का जो इंटरनल डिफरेंशिएशन जो आप देखने को मिल रहा है वो एक अनडिनाइबल एस्पेक्ट बन गया। ये मेजर चैलेंज है। जो इंटरेस्ट है इन अलग अलग क्लासेज के कैन नॉट बी इजिली हार्मोनाइज्ड इन ए वन डायमेंशनल कास्ट पॉलिटिक्स। और वन डायमेंशनल कास्ट पॉलिटिक्स में जो डिफरेंट क्लासेस उभर के आई हैं उनको आप जो है हार्मनी में नहीं रख सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज है कि अलग अलग कास्ट में भी अलग अलग क्लास आपको बनती हुई नजर आ रही हैं। द क्रूशियल पॉइंट obscured in the past but highlighted by the current conjuncture is that caste politics can no longer be automatically equated with the politics of social justice। तो जो एक मेन पॉइंट उभर के आया है जो पहले पास्ट में ऑब्सक्यूर था, ऑब्सक्यूर में छुपा हुआ था, लेकिन अभी हाईलाइट हुआ, वो ये है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो ऑटोमेटिकली जो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को जो इक्वेट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इफेक्टिव काउंटर सेशन ऑफ स्टेट राइट्स, तो दूसरी तरफ जो है वो तो ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है लोअर कास्ट की, इवन व्हेन इट इज नॉट फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। हालांकि आप जब भी देखें जो लोअर कास्ट वाली पॉलिटिक्स देखेंगे आप उसमें देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं। इट कैन स्टिल बी एन इफेक्टिव काउंटर टू द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। जो पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व उसके लिए अभी भी इफेक्टिव काउंटर वो कर रही है, हो सकती है, विच इज द करंट अवतार ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द अपर कास्ट न्यूलाइट। जो अभी प्रेजेंट अपर कास्ट न्यूलाइट्स का नया फॉर्म है वो है पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व ऑथर के अकॉर्डिंग। और उसको अभी भी काउंटर कौन कर रही है, इफेक्टिवली काउंटर कौन कर रही है, वो जो लोअर कास्ट की जो पॉलिटिक्स है वो अभी भी इफेक्टिवली काउंटर कर रही है। द वेरी एक्ट ऑफ कंडक्टिंग ए कास्ट काउंट वाज एन असर्शन ऑफ द राइट्स ऑफ स्टेट्स टू फैशन लोकली रिलेवेंट पॉलिसीज। और जो
कास्ट सेंसस बेसिकली जो कास्ट सर्वे किया गया है, कास्ट काउंट किया गया है, वो बेसिकली क्या है, जो लोकली रिलेवेंट पॉलिसीज हैं उनके ऊपर ध्यान दिलाना जो है बेसिकली, इसलिए जो है कास्ट सेक्शन होता है कि उनको असर्ट किया जाए, उनको एड्रेस किया जा सके, उनको हाईलाइट किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजोरिटी रूल इलेक्टोरल सिस्टम द काउंटिंग ऑफ आइडेंटिटी लाइक कास्ट seem to juxtapose the portrait model of the representation against the proxy model। तो यहाँ पे proxy model और portrait model को बोला है कि आप portrait model को juxtapose कर रहे हैं अगेंस्ट ए प्रॉक्सी मॉडल। तो ऑथर लास्ट में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम जज करेंगे कि वो किस तरीके से जो पोर्ट्रेट को रिजेंबल कर रहे हैं, या कितने अच्छे से जो है वो अपने प्रॉक्सीज के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉक्सीज का मतलब क्या है कि आप रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे चुन रहे हैं, जबकि पोर्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक मेजर चेहरा दिखा दिया, आइडेंटिटी दिखा दी, आप उसको जो है मेनली कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में किसको चुनना है, ये ऑथर लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्वेजियन रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया डिजिटल जर्नी, तो इंडिया की डिजिटल जर्नी को यहाँ पे ऑथर ने लॉर्ड किया है, अप्रेज किया है, ठीक है ना। तो लीविंग नो वन बिहाइंड, ये बेसिकली क्या है, ये चैलेंजिंग प्रॉमिस था जो कि यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने बनाया था व्हाइल वर्क टुवर्ड्स इन द परस्यूट ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए उन्होंने ये जो है ये पावरफुल चैलेंज प्रॉमिस रखा था, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो वन ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल टूल जो है इस जर्नी में वो रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम डीपीआई बोलते हैं। तो इसमें जो है ऑथर ने बोला कि इस जर्नी में काफी सारे लेसन जो है सीखने को मिले हैं इंडिया की जर्नी से। पहला जो है वो ये है कि इंडिया का जो रोल है इन एक्सीलरेटिंग द डिजिटल पब्लिक गुड्स एजेंडा, ये डिजिटल पब्लिक गुड्स एजेंडा के थ्रू जो हर चीज है डिजिटलाइज कर दी है, चाहे वो पेमेंट्स हो, मनी हो, या वो आधार एनेबल्ड सब आइडेंटिटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पीडीएस हो, या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो हो, एमजी नरेगा के जो वेजेस दिए जाते हैं वो है, कहीं ना कहीं जो डिजिटल पब्लिक गुड्स का एजेंडा उसको जो एक्सीलरेट करा है इंडिया ने। फिर डिजिटल साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की उसने कि जो डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइजिंग itself in new ways and how countries in the global south are now leading this effort। इस एफर्ट को कैसे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वो लीड कर रही हैं, जिसमें इंडिया इज प्रोमिनेंट वन। तो नॉर्वेजियन पर्सपेक्टिव से ऑथर ने बताया कि नॉर्वे की भी एक हिस्ट्री रही है जो हमेशा से सपोर्ट करता है डिजिटल पब्लिक गुड्स को, और एक प्राउड को फाउंडर है मेंबर ऑफ डीपीजीए विच प्रोवाइड्स अ रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड डिजिटल पब्लिक गुड्स। तो डीपीजीए क्या करता है, बेसिकली रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है, सर्टिफाइड डिजिटल पब्लिक जो भी डिजिटल पब्लिक गुड्स है उनको रजिस्टर्ड करता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये बोला कि नॉर्वे भी इंडिया से काफी कुछ लर्न किया है। फिर जो नॉर्वे में भी ऑथर ने बताया कि देयर इज आल्सो द यूज ऑफ डिजिटल गुड्स टू पुट फूड ऑन द टेबल। वन क्रूशियल एंड डिफाइनिंग चैलेंज ऑफ आवर टाइम इज फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको आपको करना। तो वो भी जो है डिजिटल गुड्स के थ्रू या डिजिटल जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उससे प्रोवाइड होने में हो। जैसे कि आपने देखा होगा पीडीएस में काफी इशूज जो थे वो एड्रेस हुए हैं, जो एक तरह से क्या बोलते हैं गोस्ट बेनिफिशियरी होते हैं वो आउट किए गए हैं, जो बेनिफिशियरी कवर्ड नहीं थे उनको कवर किया गया है। नो सर्विस नोर गुड इज फुली फ्री, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ना तो कोई सर्विस ना ही कोई गुड जो है फुली फ्री होता है। और द सेम इज ट्रू इन द डिजिटल डोमेन, डिजिटल डोमेन में भी यही चीज है, क्योंकि किसी ना किसी को तो फाइनेंस करना पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोटोकॉल्स का और उनके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। तो कंट्रीज को ये भी जरूरत है कि वो इंश्योर करें सेफ गार्डिंग द डिजिटल सोवरेंटी, ये जो डिजिटल सोवरेंटी है उनको सेफ गार्ड करें, उनकी टेम्परिंग ना हो, ठीक है ना। ओपन फ्री और सिक्योर इंटरनेट जो प्रोवाइड करें सभी के लिए, लीडिंग टू इंटरनेट फ्रेगमेंटेशन बाय स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका टेम्परिंग ना हो, डिजिटल सोवरेंटी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सारा कुछ होता नहीं होता है। फाइनली कंक्लूजन ये क्या है कि क्रूशियल लेसन्स फ्रॉम दिस जर्नी कैन एंश्योर दैट मोर कंट्रीज कैन क्रॉस द डिजिटल डिवाइड लाइक इंडिया। जैसे इंडिया ने डिजिटल डिवाइड को क्रॉस किया है ऐसे ही बाकी कंट्रीज भी इस जर्नी के थ्रू लेसन्स लर्न कर सकती हैं और वो भी इस चीज में आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। कतर डेथ रो एंड इंडियाज ऑप्शन, तो यहाँ पे हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि कतर के में जो हमारे 8 वेटरन नेवी ऑफिशियल्स थे उनको जो है डेथ पेनल्टी दी गई थी, उसके रिगार्डिंग हमने बहुत कुछ इशू किया था कि किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। आज जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो ये है कि पहला तो उसने ये बताया कि ऐसा इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है जब
कुलभूषण जाधव को जो है वहाँ पे हम आईसीजे में गए थे, वहाँ पे हमने उनसे कंसुलर एक्सेस वहाँ पे प्रोवाइड हुई थी हमें। उसके बाद जो विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान जी, उनका एयरक्राफ्ट में जब उनका शॉट डाउन किया गया था उसको उन्होंने कैप्चर किया, तो उनको हम रिलीज कराने में भी सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है बेसिकली ऑथर ने वो डिस्कस किया, तो उन्हीं को देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि हम लीगल अपील जो है वो इनिशिएट करते हैं कतरी लीगल सिस्टम के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन कि अगर आपके बाकी डिप्लोमेटिक ऑप्शन खत्म हो तो आप लीगल अपील तो कर ही सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम लीगल अपील कहां करेंगे, कतर के लीगल सिस्टम में अपील कर सकते हैं। दूसरा, इट इज नोट वर्दी दैट कतर हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्डिक्ट, क्योंकि कतर ने कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है नहीं डिस्क्लोज की थी वर्डिक्ट के बारे में, तो हम जो है परस्यू कर सकते हैं लीगल बैटल विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि अगर आप कतर के कोड्स देखेंगे, कतर के लॉ देखें, तो वहां पे जो एस्पियोनेज वगैरह के लिए जो मेन जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है नॉट एक्सीडिंग 15 ईयर्स, और वो भी डिपेंड करते हैं ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की। तो यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है वो डेथ की दी गई है, तो हम चाहे तो लीगल बैटल लड़ सकते हैं कतर के साथ में, कतर के लीगल सिस्टम में हम जो है अपील कर सकते हैं। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है कि 2015 में इंडिया और कतर ने साइन किया था एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स, तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो सेंटेंस प्रिजनर्स हैं उनको अपने यहाँ बुला सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वो सजा काटेंगे। कि अगर लीगल अपील जो कतर की जुडिशरी में डू नॉट यील्ड द डिजायर्ड आउटकम, तो हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है कि हम जो है आईसीजी के पास जाते हैं एज ए मींस टू रिड्रेस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसे कि हम पहले गए हैं, तो अब भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम वहां पे जा सकते हैं। क्योंकि वियना कन्वेंशन जो कंसुलर रिलेशंस में है वो ये प्रोवाइड करती है कि फ्रेमवर्क फॉर कंसुलर रिलेशंस बिटवीन सोवरेन स्टेट्स के बीच में कंसुलर रिलेशंस के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, तो वहां पे हम जा सकते हैं। हमारे पास वो भी एक ऑप्शन है कि हम आईसीजे में जाके इस केस को पुट करें। फिर ऑथर ने बताया कि इंडिया के पास बिल्कुल कैपेसिटी है कि वो इनिशिएट कर सके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एम्ड एट रिजॉल्विंग द केस, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है इंडिया, अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टाइज है हमारे साथ। कतर जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंडिया के लिए, इंडिया का डिफेंस कोलैबोरेशन है कतर के साथ में, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, इंडिया की कम्युनिटी जो है लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है कतर में। वहीं पे अगर जो रेमिटेंसेज की बात करें तो $750 मिलियन एनुअली जो है रेमिटेंसेज जो है वो आती है कतर से। फिर एक इंडियन आर्टिस्ट की जो है स्ट्रीम है वो परफॉर्म करती है अक्सर कतर में जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज, तो उन सब का यूज कर सकते हैं हम। ये जितनी भी रोबस्ट टाइज है इनको हार्नेस किया जा सकता है कतर के साथ। और न्यू दिल्ली कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कतरी गवर्नमेंट टू अडॉप्ट ए मोर lenient अप्रोच टुवर्ड द डिटेन्ड इंडिविजुअल्स पोटेंशियली ऑफरिंग देम सम रिलीफ, उनको रिलीफ मिल सकते हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो फाइट करते हैं जब भी अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट होता है, कैपिटल पनिशमेंट होता है या ह्यूमन राइट्स की और वायलेशन होती है, तो उन सब का सहारा ले सकते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस के में पोटेंशियल हमारे पास, मतलब कंट्री के पास पोटेंशियल कि हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को जाके बोलें कि वो मोबिलाइज करें और एडवोकेट करें इंडियन नेवी ऑफिसर्स के लिए जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो फाइनली ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूड क्या किया है, पहला तो बोला है कि चैलेंजिंग डिप्लोमेटिक इशू जरूर है जिसको केयरफुल कंसिडरेशन देने की जरूरत है और एक स्ट्रेटेजी एक्शन की जरूरत है। जो इंडिया का रेस्पॉन्स है इट शुड टेक इनटू अकाउंट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वियना कन्वेंशन, हमारे पास जो वियना कन्वेंशन उसके इम्प्लीकेशंस को ध्यान रख के कंसुलर रिलेशंस पे जो है इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट्स है उनको देख सकते हैं, और जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का रिलेशन उन तीनों का यूज करके जो है हम अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। और चाहे डिप्लोमेटिक डायलॉग से हो या पॉलिटिकल इंटरवेंशन से हो या लीगल अपील से हो या इन सब का किसी के मिक्सचर से हो, ब्लेंड करना पड़े स्ट्रेटेजी को, इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो रेजोल्यूशन इस इशू का सीक कर सकती है और इस इशू को अपने फेवर में वो इस बार भी जो है वो ला सकती है जैसा पहले करते आए हैं। ठीक है। मैनी इंडियन सिटीज रिकॉर्ड अ पीक पोल्यूशन ड्यूरिंग दीपावली डे, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट में आज जो है कंपैरिजन किया गया है बेसिकली सिटीज के पोल्यूशन लेवल को ड्यूरिंग ऑन द डे ऑफ दिवाली एंड उससे पहले और बाद के दिनों में। तो यहाँ पे बेसिकली आवर वाइज जो है वो लिया गया है ताकि आप उससे पता चल सके कि कब जो है पोल्यूशन ज्यादा है। तो दिल्ली का जो आनंद विहार था 11 PM ऑन नवंबर 12 और 12 AM द नेक्स्ट डे, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उसकी रीडिंग पहुंच गई थी 957 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, देख सकते हैं आप। दिस इज द हाईएस्ट रीडिंग इन द स्टेशन फॉर दिस ईयर टिल नवंबर, हाईएस्ट रीडिंग ये रही है पूरे इस साल के लिए। वहीं पे जो नोएडा है वहां पे PM 2.5 लेवल जो है वो पीक पे पहुंचा 716.5 माइक्रोग्राम, कब, बिटवीन 9 PM एंड 10 PM ऑन नवंबर 12। और गुरुग्राम में जो लेवल पीक पे पहुंचा वो सेम पीरियड में पहुंचा 567 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लखनऊ में आवरली जो PM 2 लेवल पीक पे पहुंचा वो 696 पहुंचा बिटवीन 12 AM एंड 1 AM नवंबर 13 को। वहीं पे आवरली रीडिंग मैंने अभी आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो रिलेटिवली लेस
फेल किया जाता है जब पोल्यूशन पीक इज अचीव्ड एट ए टाइम व्हेन मोस्ट पीपल आर इंडोर। ज्यादा लोग अंदर होंगे तो जाहिर सी बात है पीक पे पोल्यूशन पहुंचा हुआ है तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग आउटडोर होंगे तो उससे पोल्यूशन जब पीक पे पहुंच रहा है उस टाइम पे तो वहां पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अहमदाबाद में जो दीपावली वाले दिन जो है पोल्यूशन लेवल वो पहुंचा था 999 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये भी इसलिए क्योंकि जो डिवाइस है उसकी लास्ट लिमिट है 999, उसके ऊपर डिवाइस रीच नहीं कर सकता, इसलिए यही यहाँ पे पहुंचा था। और ये कब पहुंचा था? बिटवीन 2 AM एंड 3 AM ऑन नवंबर 13। वहीं जयपुर पटना में देखे तो उनमें भी हाई लेवल्स पोल्यूशन थे, लेकिन वो रिकॉर्ड लेवल्स पे नहीं पहुंचे थे। वहीं जो मुंबई था इट रिकॉर्डेड वेरी लो लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, जबकि कोलकाता जो है एक रिकॉर्डेड पीक पोल्यूशन ऑन दीपावली डे। दीपावली डे में जो सदर्न सिटी जो अमरावती, चेन्नई और हैदराबाद वहां पे पोल्यूशन जो है पीक पे देखा गया दिवाली के दिन। बेंगलुरु में भी जो रिकॉर्ड किया हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ऑन दैट डे, हालांकि उसने भी ब्रेक जो है नहीं तोड़ा, सिटी का जो रिकॉर्ड था उसको नहीं तोड़ पाया। और इसके अलावा अदर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स भी जो है उन्होंने भी जो 24 आवर की लिमिट थी वो ब्रीच की थी। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक अमोनिया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM10 पार्टिकुलेट मैटर इक्वल टू और लेस देन 10 माइक्रोन्स और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे AQI के जो है वो पैरामीटर्स मैंने बताया था पोल्यूटेंट जो होते हैं, ये वही सब हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। फिर NO लेवल जो है दिल्ली में दीपावली पे अगर देखें तो वो पीक पे हो जाए 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि लिमिट क्या है 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको ये भी बता दें कि जो एक्सपोजर होता है NO2 या NO नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो किसको फंक्शन वो करता है इम्पैक्ट, वो बेसिकली उनका एक्सपोजर लंग के फंक्शनिंग को जो है इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं द इकोनॉमी ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वर्क, तो बिना वर्क के जो है कैसी इकोनॉमी रहने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, क्योंकि जो बिलियनियर एलन मस्क है उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो डिसरप्टिव पोटेंशियल है एआई का, जहां पे उन्होंने ये कंसीव किया कि ए फ्यूचर वेयर एआई वुड सब्स्टिट्यूट ऑल ह्यूमन लेबर, ऐसा टाइम आ जाएगा कि सारा का सारा जो ह्यूमन लेबर है वो कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो करंट सिस्टम है हमारा कैपिटलिज्म का, the only way an individual can access material resources such as food and shelter is through इनकम ड्राइव फ्रॉम वर्क, क्योंकि अभी हम कहां से इनकम ड्राइव करते हैं? काम से। हम काम करते हैं हमें इनकम मिलती है, ये प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम है। इन सच अ सिस्टम वर्ल्ड विदाउट वर्क इंप्लाइज ए वर्ल्ड वेयर इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट फाइंड वर्क कैन नॉट एक्सेस बेसिक। जाहिर सी बात है, आपके पास इनकम है तो आप फूड शेल्टर पे डिपेंड है इनकम से, और इनकम कहां से आ जाए? आपको वर्क से। अगर ऐसा वर्ल्ड रहेगा जहां पे काम ही नहीं रहेगा तो यानी कि बात आप ना तो बेसिक एक्सेस की चीजें जो है बेसिक रिसोर्स है उनको आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सुप्रीम हो जाएगा, इट वुड नॉट बी अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड विद अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक बिल्कुल अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पे, अरेंजमेंट्स अलग अलग होंगे और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे अलग तरीके से जो है वो रेगुलेट होगा। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा कि क्या करंट कैपिटलाइज सिस्टम जो फंक्शन करेगा ऐसे वर्ल्ड में, तो उसका आंसर तो हमने देख लिया वो नो है। और ऐसे फ्यूचर में पॉसिबल अगर है तो इकोनॉमिक रिलेशन जो है कैसे ऑर्गेनाइज होंगे ये भी हमने देख लिया वहां पे। ठीक है ना, व्हाई इज द एमनेस्टी डील बाय स्पेन गवर्नमेंट कंटेंशियस, तो यहाँ पे आपको बता दें जो चीफ ऑफ टुगेदर विद कैटोलोनिया कार्ल्स पुइगडिमोंट है, फ्यूजिटिव थे फ्रॉम स्पेनिश जस्टिस सिस्टम, he has dangled the carrot of his 7 seats in exchange for an amnesty for him and hundreds of others in connection with the secessionist agitation, उसके लिए उन्होंने एमनेस्टी जो है वो उन्होंने अचीव किया है। क्रिटिक्स ने ये कंटेंट कर रहे हैं कि जो विड्रॉल है पेनल्टीज अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड इन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इट वुड अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं आप अंडरमाइन कर रहे हैं। तो क्रिटिक्स का यही कहना है कि आप जो पेनल्टीज को विद्रॉ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल उसको अंडरमाइन कर रहा है। Spain has come to exemplify the wider European phenomena of post-electoral stalemate underpinned by a steady erosion of the two-party system and the mushrooming of smaller parties on the extreme right and left of the political spectrum। तो जो ये स्पेन की सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग आ रही है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और दूसरा इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अगर अनदर जनरल इलेक्शन करा जाए तो वो भी कोई डिसाइसिव आउटकम लेके आएगा, तो इसलिए जो है दूसरा इलेक्शन भी नहीं कराने के फेवर में है। आगे देखते हैं हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बैटरी वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे काम करती है और कितने अलग अलग टाइप की बैटरी वो बताएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी जो है वो, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, उनका यूज है। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे जो कैसे सेल का डेवलपमेंट शुरू हुआ, कैसे सेल जो है आई उसमें वो सारा बताया, किस किस तरह की सेल होती हैं, गैल्वेनिक सेल होती हैं, वोल्टाइक सेल होती हैं, वो सब बताया। जो दोनों ही वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल है दे क्या करती हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करती हैं
इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो कि आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी है। दूसरी चीज, बैटरी क्या होती है? बैटरी कुछ नहीं है, इन सभी सेलों के कलेक्शन को ही हम बैटरी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैटरी क्या है, कुछ नहीं, सेल्स के कलेक्शन को ही बैटरी बोलते हैं। बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। जो कैथोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, जिसपे जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर केस में कॉपर रहता है एग्जांपल के तौर पे। एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। देखिए ध्यान रखिए, एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और सप्लाई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो क्या करता है, वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि कैथोड जो है वो रिसीव करता है। जो एनोड का हमने बता दिया। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें रिलीज होते हैं, जबकि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में वो कंज्यूम होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है कंज्यूम हो रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन में। तो जिंक ऑक्साइड जो है जो एनोड पे होता है, और कॉपर जो है वो रिड्यूस करता है क्या, कैथोड को। तो यही रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हार्ट में होता है। मेन प्रिंसिपल यही है कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा होगा और एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जो एनर्जी इंपार्ट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स को बाय द हाफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं सोर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं, सोर्स वोल्टेज। और पहले इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते थे, अब इसको हम बोलते हैं सोर्स वोल्टेज। और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, इट इज लाइक अ ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। क्योंकि एनोड सप्लाई कर रहा है, कैथोड रिसीव कर रहा है, तो इसको पुश को भी तो कोई देगा ना, कोई फोर्स पुश भी तो करेगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, जो एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन्स को पुश देता है, फोर्स करता है ट्रांसफर के लिए। जितना ज्यादा सोर्स वोल्टेज होगा, उतना जो है सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है, स्टेटमेंट टाइप में पूछा था। जितना हायर सोर्स वोल्टेज होगा, उतना ही ज्यादा जो है सेल्स का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होगा। एक जो वेल नोन प्रॉब्लम होती है, जो डिग्रेड करता है बेसिकली परफॉर्मेंस किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, वो होती है कोरोजन। कोरोजन, ठीक है ना, कोरोड हो जाती हैं वो एनोड और कैथोड वो सब, ठीक है ना। तो दो टाइप की बैटरी हमने यहाँ पे डिस्कस बताया आपको, जो अभी प्रेजेंटली इंपॉर्टेंट है। एक लिथियम आयन बैटरी और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी जो है, इनके लिए जो इनके डेवलपर्स थे उनको जो इसका बेसिकली फाउंडेशनल प्रिंसिपल था लिथियम आयन बैटरी का, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको केमिस्ट्री का 2019 में, ठीक है ना। तो दिस बैटरी इज अ वोल्टाइक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों तरह की सेल होती है, वोल्टाइक भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। वोल्टाइक सेल क्या करती है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। वोल्टाइक सेल कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करती है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। दोनों इफेक्ट आपको याद करने हैं। देखो, वोल्टाइक सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। ठीक है। और जो ये लिथियम आयन बैटरी है, ये दोनों काम एक साथ कर सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी। ये क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, दोनों काम एक साथ करते हैं, इसलिए इनको रिचार्ज किया जा सकता है। जो ये लिथियम आयन पॉलीमर सेल है, इसमें बेसिकली जो लिथियम मेटल ऑक्साइड है वो होता है कैथोड, ये याद रखना है। और जो ग्रेफाइट है वो वर्क करता है एज ए एनोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है इसमें सेमी सॉलिड पॉलीमर जेल, जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और जो माइक्रोपोरस पॉलीइथिलीन है वो यूज किया जाता है टू सेपरेट द टू हाफ सेल्स के दो हाफ को सेपरेट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे माइक्रोपोरस पॉलीइथिलीन जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो अदर सोर्स है इलेक्ट्रिक पावर के मोटर व्हीकल्स में, लिथियम आयन बैटरी तो यूज होती है, साथ में फ्यूल सेल्स भी जो है वो यूज होती हैं, जिसमें से लिथियम आयन बैटरी तो है ही है, एक बाकी जो फ्यूल सेल्स हैं वो भी यूज होती हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में आज कल आपको पढ़ने को मिल रहा था, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग, तो इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एक कैटलिस्ट होगा जो सेपरेट करेगा हाइड्रोजन को किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में। किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सेपरेट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट एंड द प्रोटॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बोथ टू द कैथोड। और दोनों किस तरफ जाएंगे, कैथोड पे। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बेसिकली वर्किंग है, आप इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और कैथोड पे क्या होगा, जो पार्टिकल है वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में फ्रॉम द एयर टू क्रिएट हीट एंड वाटर, और उससे क्या बनेगा, वो हीट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। प्रोटॉन आपको पता है यही तो होता है प्रोटॉन, और बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे एयर से, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, हीट भी जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये आपको एक फैक्ट है बिल्कुल प्योर, जो आपको याद रखना है, क्योंकि फैक्ट आजकल पूछता है यूपीएससी। तो फैक्ट ये है कि जनवरी 2023 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया था 19,744 करोड़ रुपए, किसके लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए,
टू मेक इंडिया ग्लोबल हब टू यूटिलाइज एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, ग्लोबल हब बनाने के लिए कंट्री को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो अप्रूव किया था, कितने बजट के साथ, 19,744 करोड़ रुपए के अलोकेशन के साथ, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। बाकी आज इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, ये तो आपको पता ही है, तो उसे जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, साइंस में जरूर है, व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। तो इस थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो नए अवार्ड हैं आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो पहले पुरस्कार दिए जाते थे उनको चेंज कर दिया, अब राष्ट्रीय विकास पुरस्कार से उनको जो है दिया गया है। तो नए अवार्ड में क्या है, दीज विल बी ओपन टू एन एक्सपेंडेड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स और टीम्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल वर्किंग आउटसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो राष्ट्रीय विकास पुरस्कार है, दे विल बी गिवन अक्रॉस 13 साइंटिफिक डोमेन्स, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डोमेन वाइड कर दिया गया है, और 13 साइंटिफिक डोमेन्स में दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो नए अवार्ड है सिस्टम, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने एलिमिनेट किया कैश प्राइज जो पहले दिया था उसको, और इसके लिए क्या दिया जाएगा, अब सर्टिफिकेट और मेडल दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नए और पुराने में डिफरेंस क्या है। फिर जो एज लिमिट थी 45 ईयर्स की, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर फॉर young scientist appears to work against women's representation because they bear the burden of relocation, child care and have to deal with career break। जो एज लिमिट फिक्स थी 45 ईयर्स की विज्ञान युवा पुरस्कार के लिए, वो भी जो है उससे बेसिकली क्या होता है, वो एक तरह से वुमेन्स के अगेंस्ट काम करने का काम कर रहा था, ये ऑथर ने यहाँ पे तीसरा बताया है। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो इंटेंट और प्रेसेज है बेसिकली वो ये है कि जो इंटेंट है, जो इम्प्लीमेंटेशन और जो सिलेक्शन और इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे 3-4 कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देने की बात है। जो नया सिस्टम है ये दोनों ही चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एस्पिरेशंस को भी और नेचर जो है कंटेम्प्रेरी साइंस प्रैक्टिस का इंडिया में उसको भी, और ये इंश्योर करता है कि जो चैलेंजेस है, जो बेसिकली ओल्डर जो पहले अवार्ड दिए जाते हैं उनमें जो चैलेंज है उनको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, उसके लिए ये बेसिकली बनाया गया। तो इसमें क्या क्या चैलेंज है, पहला ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिस्टम है ये केवल ट्रूली नोटेबल और इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन को ही जो है वो रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि अवार्ड का डिस्क्रिप्शन है उसमें अंदर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए दैट द कंट्रीब्यूशंस आर ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट, नॉट मियरली इंक्रीमेंटल वर्क और वर्क इंटीग्रल टू द अपॉइंटमेंट। क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट या उनके वर्क से सिर्फ वो जो काम करते हैं उससे वो रिलेटेड, इसके लिए नहीं, कोई अगर वो नोटेबल या कोई स्टैंडर्ड जॉब से ऊपर जाके काम करते हैं तो उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि अवार्ड जो है वो नेशनल रिकॉग्निशन है एग्जाम्पलरी वर्क का, तो डेडिकेटेड साइटेशंस फॉर टीचिंग, मेंटरिंग, साइंस कम्युनिकेशन, पब्लिक एंगेजमेंट एंड आउटरीच एंड लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर कॉन्स्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, ठीक है ना। क्योंकि पहले ये अवार्ड जो है साइंस अकेडमीज वगैरह पे भी जो है वो कन्फर किए जाते थे, ठीक है ना। फिर थर्ड जो एज लिमिट की बात की, जो 45 इयर्स की विज्ञान युवा एसएसबी की यंग साइंटिस्ट की थे, वो सीरियस चैलेंज है नए सिस्टम में। क्योंकि हम नए सिस्टम में ये बात जरूर करते हैं कि हम इंश्योर करें जेंडर पैरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है वो अंडरमाइन करता है। फिर चौथा जो बताया उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय विकास पूर्वास अवार्ड है, दी प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड, द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट एडहेयर टू द प्री डिटरमिन्ड टाइमलाइन। टाइमलाइन जो आपने टाइमलाइन डिटरमाइन कर रखे उनको एडहेयर करना चाहिए। एक पब्लिक लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए एप्लीकेंट्स की, और जेंडर बैलेंस जो है और डाइवर्स सिलेक्शन कमेटी जो उसमें होनी चाहिए, इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स होने चाहिए और नॉन पार्टीशन जूरी मेंबर होने चाहिए, नॉन साइंटिस्ट होने चाहिए, प्रेफरेबली टू मेक श्योर द सिलेक्शन इज फेयर, ये ताकि मेनली फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है सिलेक्शन की बात पे यहाँ पे जोड़ दिया गया। और पांचवा, जो न्यू अवार्ड सिस्टम है उसको ये प्लेज करना चाहिए कॉन्शियसली सीक टू एंश्योर इन एडिशन टू जेंडर पैरिटी द प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अमंग अवार्डीज। अवार्डीज में ये भी आपको इंश्योर करना है सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन द फेस ऑफ सीरियस सिस्टमिक सोशल चैलेंजेस, जो सोशल चैलेंजेस हैं उनके बावजूद भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। कंस्ट्रेंट्स है, कोई लिमिटेशंस है, उनके बावजूद कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करे तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सोशल चैलेंजेस जो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइनली बोला है कि कुछ लोग ये जरूर क्वेश्चन करते हैं कि द नीड फॉर अवार्ड फॉर साइंटिस्ट एट ऑल, कि साइंटिस्ट को अवार्ड क्यों दिया जाना चाहिए। तो हम इंडिया में इसके लिए हमारे पास कोई डाटा है नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है कि, लेकिन किसी भी केस में कंटिन्यूअसली इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ द न्यू अवार्ड सिस्टम ऑन सब्सिक्वेंट साइंटिफिक वर्क, द ग्रोथ ऑफ टॉपिक्स एंड फील्ड्स, द इफेक्ट्स ऑफ रोल मॉडल्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन साइंस एंड इंडिया एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द कंट्री एट लार्ज विल बी यूजफुल। इन सब चीजों में ये जो अवार्ड्स हैं इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, उसको और बेहतर करने में, इनोवेट करने में और ज्यादा काम करने के लिए तो प्रोत्साहित करते ही हैं। तो ये भी चीज है, ठीक है ना।
तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। फिर भी आपको जैसा डिस्कशन ये लगा है, एनालिसिस लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सो थैंक यू।